हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, टाइम एंड टेंस बिल्कुल सही देख रहे हैं। बिल्कुल नए अंदाज में हम लोग टाइम एंड टेंस सीखने का प्रयास करेंगे। और आपका जो कल का जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का, उसमें बहुत ही बेनिफिट होगा इस वीडियो को अगर देख के जाते हैं तो। ठीक है, एकदम 100% सवाल आने की गारंटी है इस वीडियो के साथ। ठीक है, अगर आप 10th और 12th की तैयारी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो तो बेनिफिशियल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधु के पास, जो भी आपका वर्ग साथी क्लासमेट है उस सभी के पास शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है, और आज का जो क्लास है उसमें देखेंगे टाइम एंड टेंस से सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है, सी डैश अ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। देखिए, वाक्य के अंदर यस्टरडे मिला, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि लास्ट एगो यस्टरडे कभी भी वाक्य के अंदर आया क्या चाहिए, भी टू चाहिए। अब देखिए, जैसे ही आपको याद हो गया कि लास्ट एगो यस्टरडे होगा, भी टू चाहिए, आप सेंटेंस के अंदर देखो भाई, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है कि यस्टरडे दिया हुआ है। तब यस्टरडे दिया है तो आपको भी टू चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सिंगिंग हटाइए, विल सिंग हटाइए और नन ऑफ दिस हटाइए, ऑप्शन काटिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, भी टू लगा दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल ये है आपके सामने कि सी डैश द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब देखिए, इसके लिए भी रूल होता है, और इसका जो रूल है बहुत ही कमाल का रूल है, बहुत ही कमाल का ट्रिक है। देखिएगा, आफ्टर है तो आफ्टर के बाद हैड प्लस भी थ्री, और आफ्टर के पहले भी टू। बिफोर है तो बिफोर के पहले हैड प्लस भी थ्री, और बिफोर के बाद में भी टू। ठीक है, अब आप समझ गए कि आफ्टर के बाद क्या होता है। तो आफ्टर ये रहा, आफ्टर के बाद हैड प्लस भी थ्री बिल्कुल सही है। आफ्टर के पहले भी टू होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी रिच गलत, हैड रिच नहीं, नन ऑफ दिज नहीं, भी टू रिच्ड है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, ही इज डैश टूडे। ठीक है, अब इज आपको दिखाई दिया ना, तो समझिए इज, आर और एम, इसके बाद क्रिया भी फोर में आता है। कब? जब पैसिव वॉइस की बात होता, सॉरी, जब एक्टिव वॉइस की बात होता है तब। अब एक्टिव वॉइस में इज आर एम के बाद भी फोर चाहिए होता है, और जो ही इज डैश टूडे दिया है तो बिल्कुल एक्टिव वॉइस में है। अब भी फोर आपको ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए कम्स नहीं होगा, विल कम नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, भी फोर लगाइए, कमिंग बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि द पेशेंट डैश डैश बिफोर द डॉक्टर केम। अभी हमने पढ़ रखा था बिफोर, बिफोर है तो इसके बाद में भी टू होना चाहिए, और इसके पहले हैड प्लस भी थ्री होना चाहिए। तो इसके पहले हैड प्लस भी थ्री ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल, ही वाज डैश टू जेल फॉर स्टीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वाज है, वाज के बाद भी थ्री लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, वाज के बाद भी फोर भी लगता है, याद रखिएगा दोनों चीज़। ठीक है, यानी इससे एक रूल बनता है, जब भी टू बी वर्ब की बात करें ना, जिसमें ईजर एम वाज वेर आता है, तो टू बी वर्ब में यही चीज़ होता है। देखिए, एक तो भी फोर लगता है और एक भी थ्री लगता है। भी थ्री कब लगता है? जब पैसिव वॉइस की बात होती है तब। अभी फोर कब लगता है? जब एक्टिव वॉइस की बात होती है तब। तो ही वाज डैश टू जेल, मतलब उसे जेल भेजा गया फॉर स्टीलिंग, चोरी के आरोप में। ठीक है, तो वही बात है। अब यहाँ पे पैसिव बन रहा है, तो पैसिव बन रहा है मतलब भी थ्री चाहिए, तो सेंड भी वन होता है, सेंडेंट नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, सेंट आपका सही आंसर है। ही वाज सेंट टू जेल फॉर स्टीलिंग। अगला सवाल है, ही ऑलवेज डैश इन द क्लास। अब ऑलवेज कभी भी आता है ना, तो रट जाइए दो चीज़ें। ठीक है, दो चीज़ें कि या तो इसके बाद भी वन लगेगा या तो भी फाइव लगेगा, मतलब इस वाक्य में या तो भी वन या तो भी फाइव लगेगा। अब भी वन कब लगेगा, भी फाइव कब लगेगा, ये निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट आपका ही है, ही मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, भी फाइव लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी फाइव। ये स्लीपिंग देखिए आईएनजी होता है, भी फोर होता है, नहीं होगा। स्लेप्ट देखिए नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ये आपका स्लिप्स बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ही ऑलवेज स्लिप्स इन द क्लास। अगला सवाल, वेन सी डैश हर स्पीच वी लेफ्ट द हॉल। यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपको समझा रहे हैं हम, बहुत ही कमाल का चीज़ होगा, समझिएगा। वेन सी डैश हर स्पीच वी लेफ्ट द हॉल, ऐसे करके दिया है ना, यानी कि इसमें कितना वाक्य दिया है, दो वाक्य दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्पीच से दो वाक्य बन रहा है, एक यहाँ सब्जेक्ट, एक यहाँ सब्जेक्ट। जब दो सब्जेक्ट
तो 2 वाक्य बनेगा। सब्जेक्ट दो, वर्ब दो, तो 2 वाक्य बनेगा। तो व्हेन सी डैश हर स्पीच डैश लेफ्ट, तो देखिए समझिए, जब भी ऐसे करके 2 सेंटेंस दिया रहता है और एक सेंटेंस में V2 दिया रहता है, तो समझिए कि दूसरे वाला सेंटेंस में भी क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, तब समझ गए कि इधर भी V2 होना चाहिए। तो देखिए फिनिशेस गलत, फिनिशिंग गलत, हैड फिनिश्ड गलत, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, फिनिश्ड होगा। व्हेन सी फिनिश्ड हर स्पीच, जैसे ही उसने अपनी स्पीच को फिनिश्ड की, वी लेफ्ट द हॉल, हम लोग हॉल छोड़ दिए। ठीक है, तो इस भी V2 होगा। समझ में आ गया। अगला सवाल है, अगला सवाल इट इज़ डैश नाउ। ठीक है, अब देखिए नाउ आया है ना, तो नाउ आया है तो हम आपको एक कमाल का चीज़ सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा रूल पे कि नाउ एट दिस मोमेंट दिस डेज आता है तो इजर एम के बाद क्या लगता है, बिफोर लगता है। अब वही चीज़ें हैं, इसमें अप्लाई कर दीजिए, आंसर आपको आ गया। नाउ लिखा है, नाउ है तो इजर एम के बाद बिफोर चाहिए। इज तो दिया है, बिफोर ढूंढिए, तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर बी में रेनिंग दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। और यही आपका सही आंसर होगा, कौन, ऑप्शन नंबर बी रेन। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, यस्टरडे। यस्टरडे के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं ना, तो यस्टरडे के साथ V2 लगता है, तो V2 ढूंढ लीजिए। वाचिंग खत्म, वाचेस खत्म, एम वाचिंग खत्म, वास्ट बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट रहेगा, ये देखते ही आप आंसर को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यस्टरडे के साथ V2 लगता है। अगला सवाल, सी डैश टू पटना नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट जब भी आता है ना, माने अगले सप्ताह में वो पटना जाएगा, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो फ्यूचर की बातें होती हैं। बट याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में फ्यूचर नहीं दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, मतलब इजरम के बाद बिफोर का प्रयोग करना है। तो ऐसे भी अगर हम बाई ऑप्शन चलें तो देखिए, सी जो होता है सिंगुलर होता है, और यहाँ पे कम जो कि पुलर दिया है नहीं होगा। हैड कम हो सकता है, इज कमिंग भी हो सकता है, नन ऑफ दिस को हटा दीजिए पहले। अब हैड कम में देखिए, तो सी हैड कम, ठीक है, सी हैड कम, कम बोला है, तो कम माने वह आ चुकी होगी, ऐसे कुछ बोला है क्या, नहीं। सी इज कमिंग टू पटना नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते जो है पटना आ रही है, तो इज कमिंग होगा। समझ में आया, बिल्कुल सही आंसर है इज कमिंग। चलिए अगला सवाल है, आर यू डैश एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून। अब यहाँ पे दिया है ना, आर यू डैश एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, तो आर मिला, इजर एम के बाद क्या चाहिए, बिफोर चाहिए, तो देखिए डू नहीं होगा, आर के बाद डू V1 नहीं ना होगा, डिड V2 भी नहीं होगा, डज भी नहीं होगा, V5 V4 चाहिए होता है, डूइंग लगाइए, निकल जाइए, बिल्कुल सही आंसर है। इसी पैटर्न पे बिल्कुल आपका बोर्ड पूछेगा एग्जामिनेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। ही डैश इंग्लिश इन पटना, उसने अंग्रेजी पटना में सीखा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब बाई ऑप्शन चलो भाई, बाई ऑप्शन चलेंगे तो यहाँ पे इज लिखल है। अब इज लिखा है, इज के साथ लर्न्स आया है, इज के साथ V4 आता है या तो V3 आता है, V5 नहीं आता है, हटा दीजिए। हैड जो होता है ना, हैड के साथ V3 आता है, लर्न V1 नहीं आता है, हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी भी हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, कमाल की चीज़। आपको समझ में आता है या नहीं आता है, अगर ये रूल आपको पता है ना, तो इसे सवाल को आप उड़ा सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। एगो मिला, V2 चाहिए, हैव रिसीव्ड हटाइए, हैड रिसीव नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, रिसीव्ड लगाइए, आंसर मिला। ठीक है, तो एगो मिलते हैं या V2 का प्रयोग करो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है, द सन डैश बिफोर वी सेट आउट। बिफोर मिला है, इसके पहले देखो V2 दिया है, तो इसके पहले हैड प्लस V3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में हैड प्लस V3 दिया है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में सिंस 10 o'clock दिया है, तो सिंस या फोर जब भी दिया रहता है ना, तो इसके साथ हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद बिफोर का प्रयोग किया जाता है। तो सिंस 10 o'clock मतलब हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा। तो इट है, इट सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ सिंगुलर आया है, सिंगुलर आया है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी सभी ऑप्शन क्या होंगे आपके, गलत होंगे। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है, ही डैश दिस एक्सरसाइज बाई 8 o'clock। देखिए जब भी बाई 8 o'clock दिया रहता है, मतलब टाइम के साथ बाई लगा होता है, तो समझिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात बोल रहा है। तो ही विल हैव फिनिश्ड, वह समाप्त कर चुका रहेगा दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को बाई 8 o'clock 8 बजे तक। तो इसका सही आंसर क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ठीक है, जब भी बाई के साथ समय दिया हो ना, तो समझिए कि फ्यूचर की बातें बोल रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात होगा। ठीक है, तो वही बात है, तो आप ऑप्शन नंबर बी चुन चुन सकते हैं, सही आंसर है। देखिए आइस डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आइस क्या करता है, मेल्ट करता है, तो इसलिए आइस सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, तो मेल्ट्स बिल्कुल सिंगुलर वर्ब है, सही आंसर है। इज मेल्टिंग, मेल्टेड और नन ऑफ दिस कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, ही सेड डैट ही डैश राइटिंग अ नोवेल। अब देखिए एक तरफ V2 है ना, तो दूसरी तरफ भी V2 होना चाहिए। हैज़ बिन गड़बड़ रहता है, हैज़ बिन हो ही नहीं सकता, ऑप्शन से चलेंगे तो हैज़ बिन नहीं हो सकता है। अब देखिए डिड आया है, तो डिड के साथ V1 आना चाहिए, राइटिंग V4 जो दिया है गलत है। नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता है, हैड बिन बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है।
अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो अगला सवाल में बोला है न्यूटन डैश डैश द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ग्रेविटेशन के नियम को क्या किया? खोजा। खोजा मतलब V2 मतलब ये नहीं ये नहीं ये नहीं, डिस्कवर्ड सही आंसर है। न्यूटन ने डिस्कवर्ड किया द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल सी वाटर मस्ट बी डैश बिफोर यू ड्रिंक इट, यानी आपको पीने के पहले समुद्र की जो जल है उसको फिल्टर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट बी फिल्टर्ड होना चाहिए। सही आंसर फिल्टर्ड, यानी पे यहाँ पे वो करना था। चलिए अगला सवाल है विराट कोहली डैश फॉर इंडिया। विराट कोहली है, सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब देखिए वेयर गेट पुल्लर वर्ब हटा दीजिए। प्लेइंग सब्जेक्ट के बाद भी फोर आ ही नहीं सकता है। इजरएम आता है, इजरएम के बाद भी फोर आता है, या वाजवेयर के बाद भी फोर आता है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। विराट कोहली प्लेज फॉर इंडिया। विराट कोहली भारत के लिए खेलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है द अर्थ डैश डैश राउंड द सन। पृथ्वी जो है, हाँ, द अर्थ डैश डैश राउंड द सन ऐसे बोला है। द अर्थ कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, मूव नहीं होगा। इज होता है ना, इज आर एम के बाद भी फोर लगता है, लेकिन इज के बाद भी वन दिया है, सरासर गलत है। नन ऑफ दिस हो नहीं सकता है। मूव्स बिल्कुल सही आंसर होगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, चलिए अगला सवाल बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, इस पे देखिए, बहुत ही कमाल का ये है सवाल। इफ़ जब भी आएगा ना आपको नज़र, तो याद रखिएगा इफ़ के साथ जो भी सेंटेंस जुड़ा होगा, तो अगर ऐसे सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ क्रिया V1 में आएगा। जब V1 में आ गया, एक तरफ देखेंगे कि इफ़ के साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है उसमें V1 है, तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? शैल या विल के बाद होना चाहिए V1। शैल या विल के बाद होना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि डॉक्टर तुम्हें ट्रीट करेगा तो तुम इफ़ यू गो टू हिम, यदि तुम जाओगे तभी ना डॉक्टर तुम्हें ठीक करेगा, या फिर जो भी जांच उच करेगा, वही बात बोला है। तो देखिए अब आपको क्या समझ में आ गया? इफ़ हो गया, इफ़ के बाद V1 है, इफ़ के संगे जो सेंटेंस है उसमें V1 है, तो आपको इस शैल या विल का प्रयोग करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। द डॉक्टर विल ट्रीट यू इफ़ यू गो टू हिम। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और जय हिंद, जय भारत।